वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं साइकोथेरेपी स्किल्स के अंदर में क्लिनिकल सुपरविज़न की। मुझे पता है कि मैंने कहा था कि हम लोग एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन पे बात करेंगे, लेकिन मैं उसके लिए कुछ समय नहीं निकाल पाया। उसके लिए मैं कुछ स्लाइड्स नहीं बना पाया और मैं ये भी चाह रहा था कि अभी कुछ और लोग जुड़ें जो हमारे एमफिल ट्रेनीज़ हैं। मुझे लग रहा है अभी उनकी मुझे इंतज़ार है, तो फिर मैं बिल्कुल कोर डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस वाली चीज़ें ज़्यादा लेकर आऊँगा। इन द मीन टाइम मुझे लगा कि क्लिनिकल सुपरविज़न एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे साइकोथेरेपी स्किल्स के लिए। सुपरविज़न है क्या? सुपरविज़न देखा जाए तो एक पैरेलल प्रोसेस है। जैसे कि साइकोथेरेपी होती है, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, उसी तरह से सुपरविज़न एक ऐसा म्यूचुअल लर्निंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व रहते हैं। इसमें सेल्फ सुपरविज़न भी हो सकती है, पीयर सुपरविज़न भी हो सकती है और सुपरवाइज़र सुपरविज़न भी हो सकती है। तीनों नाम अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। सेल्फ सुपरविज़न जब आप खुद अपनी सुपरविज़न करते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके, नोट्स लिख के, रिफ्लेक्शन करके, इंट्रोस्पेक्शन करके। पेयर सुपरविज़न है जब आप अपने साथ वालों के साथ में केस डिस्कशंस करते हैं, अपनी ऑडियो शेयर करके उसके बारे में बात करते हैं या अपने नोट्स के बारे में बात करते हैं। और सुपरवाइज़र सुपरविज़न है जब आपका सुपरवाइज़र जो आपके ऊपर में एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट ट्रेंड सुपरवाइज़र आपकी सुपरविज़न करते हैं। तो सुपरविज़न का अल्टीमेट गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये देखा जाए तो ये इम्पार्ट करना है ऑब्वियसली स्किल्स सुपरवाइज़ी को उनको, ताकि अच्छे से क्लिनिकल स्किल्स आ सकें। बट द एंड गोल है वो ये है कि वो क्लाइंट्स को बेटर सर्विसेज मिल पाएँ। ये इंडिविजुअल सेटिंग में भी हो सकता है, ये ग्रुप सेटिंग में भी हो सकता है। ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो सुपरविज़न को ये देखा गया है कि वो थेरेपिस्ट क्लाइंट और सुपरवाइज़र थेरेपिस्ट, उसका पैरेलल प्रोसेस इसको बोला गया है। लेकिन किसी तरह से देखा जाए तो एक सीनियर सुपरवाइज़र का रोल नेगलेक्टेड है। सुपरविज़न अंडर सुपरविज़न, तो एक सुपरवाइज़र भी चाहिए जो सुपरवाइज़र भी चाहिए जो सुपरवाइज़र की सुपरविज़न कर रहा है। तो अगर हम कहें तो पहले ये एक ट्रायंगल थी जिसमें क्लाइंट था और एक थेरेपिस्ट था और एक थेरेपिस्ट के ऊपर एक सुपरवाइज़र था। तो सुपरवाइज़र इनडायरेक्टली क्लाइंट को बेनिफिट दे रहा है, थेरेपिस्ट के थ्रू से क्लाइंट को बेनिफिट दे रहा है। अगर देखा जाए तो अभी ये एक क्वाड्रेंगल है, अगर हम इसको ऐसे समझें तो उसमें क्लाइंट और थेरेपिस्ट, फिर थेरेपिस्ट के ऊपर एक सुपरवाइज़र है और फिर एक सीनियर सुपरवाइज़र है। तो थेरेपिस्ट के ऊपर भी जो असर पड़ रहा है वो सुपरवाइज़र के थ्रू से थेरेपिस्ट के ऊपर जा रहा है और क्लाइंट के ऊपर में सीनियर सुपरवाइज़र का भी असर जाता है इन थ्रू मैकेनिज़्म से। तो समहाउ जो सीनियर सुपरवाइज़र की, मुझे लगता है हमारी कंट्री में सीनियर सुपरवाइज़र की इसलिए भी शायद नेगलेक्ट किया गया है क्योंकि हमारे पास सुपरवाइज़र्स की ही कमी है। हम इस पे अभी थोड़ी देर में आएंगे, इस पे जब बात करेंगे। तो उससे बाद में ये सवाल भी आता है कि सुपरविज़न ज़रूरी है क्या, क्या चाहिए भी ये सुपरविज़न? इसमें 2 तरह के व्यू पॉइंट्स हैं। मैं इस स्लाइड को पूरा नहीं कर पाया हूँ अगेन क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय कम रह रहा था, लेकिन मैं इसको बनाना ज़रूर चाह रहा था। तो मैं ये चाह नहीं रहा था कि मुझे लगा कि कम से कम मैं एक बार आप लोगों तक रेगुलरली पहुंचता रहूं, तो फिर मैं वापस आके इसको एडिट कर लूँगा। तो हम बोलते हैं कि सुपरवाइजन ज़रूरी है क्या? तो 2 तरह के व्यू पॉइंट्स हैं इसमें। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि बिना सुपरविज़न के थेरेपी को सीख नहीं सकते हैं। कुछ लोग हैं कि जो कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है।
सुपरविज़न ज़रूरी नहीं है। अब ये डिपेंड करता है, जो लोग एक प्रॉपर ट्रेनिंग के अंदर में एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो मुझे ये लगता है कि शायद वो इस तरफ जाते हैं कि सुपरविज़न ज़रूरी नहीं है। या ये भी हो सकता है कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर मेरे क्लाइंट्स इम्प्रूव हो रहे हैं तो इसका मतलब मुझे साइकोथेरेपी स्किल्स आते हैं, तो फिर मुझे सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे क्लाइंट्स इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं तो फिर मुझे देखना पड़ेगा। ये भी पाया गया है कि कई लोग सोचते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्लाइंट्स हैं, अगर उनकी हिस्ट्री कॉम्प्लेक्स है तब सुपरविज़न की ज़रूरत है, अगर कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तब सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं है। तो एक ऐसा सिनेरियो ये क्रिएट हो जाता है कि अगर आप कहते हो कि सुपरविज़न ज़रूरी है, अगर आप कहते हो कि सुपरविज़न ज़रूरी है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हो जाएंगे जो आज के समय में अपने आप को साइकोथेरेपिस्ट कहते हैं लेकिन सुपरविज़न उनके पास में नहीं है, तो उनको ये कहना पड़ेगा कि हमें साइकोथेरेपी हमने नहीं सीखा है क्योंकि हमने सुपरविज़न के अंदर नहीं गया है। तो ये तो एक बहुत ही डरावनी स्थिति हो जाएगी जिसमें बहुत सारे लोगों को ये कहना पड़ेगा कि हमें सुपरविज़न नहीं आती है। दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए कि जो बोले कि हम लोग की सुपरविज़न की ज़रूरत है ही नहीं, तो भी एक स्केरी सिचुएशन है कि फिर लोग कुछ भी करके उसको साइकोथेरेपी का नाम दे सकते हैं, तो इससे भी एक स्केरी सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो अगर हम देखा जाए तो जो लोग जो उनको सूट करती है जो सिचुएशन, उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि सुपरविज़न ज़रूरी है कि नहीं है, सुपरविज़न साइकोथेरेपी स्किल्स का पार्ट है कि नहीं है, ना कि इसकी साइंटिफिक बेसिस के ऊपर, इसकी एम्पिरिकल प्रूफ के ऊपर, इसके रिसर्च के बेस्ड पे करके, या इसके फ़ायदों के बारे में जान के डिसाइड करते हैं कि सुपरविज़न ज़रूरी है कि नहीं है। एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि लोग साइकोथेरेपी स्किल्स को कैसे परसीव करते हैं, उससे भी ये डिसाइड होता है कि सुपरविज़न ज़रूरी है कि नहीं है। साइकोथेरेपी स्किल्स को बहुत सारे लोग ऐसे आंकते हैं कि अगर मेरी आउटकम, मेरी थेरेपी की आउटकम, मेरे क्लाइंट्स की आउटकम अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब मुझे साइकोथेरेपी स्किल्स आते हैं। तो ये एक बहुत ही सही तरीका नहीं है ये जानने के लिए कि मुझे साइकोथेरेपी स्किल्स आते हैं कि नहीं आते हैं। साइकोथेरेपी स्किल्स और आउटकम को दोनों को अलग अलग देख के, इंडिपेंडेंट देख के हमें ये डिसाइड करना है कि किसी को साइकोथेरेपी स्किल्स आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि ये तो एक रिट्रोस्पेक्टिव पॉलिसी हो गई जिसको मैं बोलता हूँ रिट्रोस्पेक्टिव पॉलिसी। आउटकम तो साइकोथेरेपी होने के बाद में आएगी, तो अगर आउटकम पॉजिटिव आएगी तब आप पीछे मुड़ के कहेंगे कि जो भी मैंने किया वो ठीक किया। अगर आउटकम नेगेटिव आएगी तो आप उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, जो आप स्किल्स यूज़ कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट ऑफ आउटकम आपको असेस करना है कि वो आप ठीक कर रहे हैं कि नहीं ठीक कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरा पेशेंट इम्प्रूव हुआ, खुश गया मेरी थेरेपी से, और या मेरे पेशेंट्स खुश जाते हैं मेरी थेरेपी से, इम्प्रूव होते हैं मेरी थेरेपी से, इसका मतलब मेरे साइकोथेरेपी स्किल्स बढ़िया हैं। तो ये एक फैलेसी है जिसके साथ में हमें ये लोग करके चलते हैं। लेकिन क्या हम आउटकम से इम्यून रह सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि हम आउटकम के बारे में सोचेंगे ही नहीं? ऐसा शायद हम लोग नहीं कह रहे हैं कि हम आउटकम के बारे में सोचेंगे ही नहीं, लेकिन अगर इस चीज़ के ऊपर ज़रूर ये डिपेंड करता है कि अगर हम साइकोथेरेपी स्किल्स को
अपने आप में एक ऑब्जेक्ट समझें, अपने आप में एक गोल समझें, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंक्रीट जिसकी वैल्यू है, ऐसा करके समझें अगर, तो फिर सुपरविजन नेसेसरी हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि आप साइकोथेरेपी स्किल्स इन इटसेल्फ को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आप आउटकम पॉजिटिव लाने के लिए काम नहीं कर रहे, आप साइकोथेरेपी स्किल्स को सीखने की कोशिश कर। ये अलग बात है कि अगर आप साइकोथेरेपी स्किल्स को अच्छे से मास्टर करने की कोशिश करेंगे तो शायद आउटकम पॉजिटिव होगा। ऑल्दो रिसर्च ये कहता है कि बहुत ज़्यादा वो लोग 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं बना पाए हैं साइकोथेरेपी स्किल्स और आउटकम के अंदर में, क्योंकि आउटकम सिर्फ और सिर्फ साइकोथेरेपी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, मल्टीफेसेटेड है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आउटकम को इम्पैक्ट करते हैं, उसमें से एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर साइकोथेरेपी स्किल्स का भी है। अब अगर हम सिर्फ ये मान के चलें कि साइकोथेरेपी स्किल्स का मीनिंग है आउटकम पॉजिटिव या नेगेटिव, जो हम अभी बात कर रहे थे, तब शायद सुपरविज़न की उस बिलीफ के अंदर में ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम बात करें कि क्या सुपरविज़न स्किल्स को सीखने की ज़रूरत है, एज ए सुपरवाइजर भी, एज ए सुपरवाइज़र भी, क्या इसको हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है या नहीं है? मे बी अगर हम ये क्वेश्चन साइकोथेरेपी स्किल्स के बारे में पूछें तो हम फिर भी कह सकते हैं कि शायद साइकोथेरेपी स्किल्स सीखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहते हैं कि मैं नेचुरल हूँ, मुझे कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं जन्मजात साइकोथेरेपिस्ट हूँ, मेरे अंदर में एम्पैथी ऊज़ करती है, मेरे अंदर से एम्पैथी निकल के आती है एकदम से, तो ये तो मैं सीख के आया हूँ अपने बचपन से, मेरा व्यवहार ही ऐसा है। तो शायद फिर भी ठीक है, वो लोग अगर ऐसा कहते हैं तो हम मान सकते हैं कि ठीक है, वो एक अच्छे स्किलफुल पर्सन हो सकते हैं, एम्पैथिक पर्सन हो सकते हैं, जिनसे लोग बात करके, जिनसे लोग समझ के, जिन्हें अच्छा लगता होगा और शायद उन लोगों को हीलिंग होती होगी। लेकिन एज़ फार एज सुपरविज़न इज़ कंसर्न्ड, उसके अंदर में लोगों को सुपरविज़न लेना और देना दोनों सीखना पड़ता है। ये एक स्किल है जिसके लिए उनको समझना पड़ता है कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। इसके ऊपर में हम कभी फिर भी बात करेंगे कि कैसे एक सुपरवाइज़र जो सुपरविज़न ले रहा है वो कैसे कैसे स्किल्स यूज़ करें जिससे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, और कैसे सुपरवाइज़र किस तरह के स्किल्स यूज़ करें कि जिसे उन्हें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अब अगर यहाँ पे ये देखा जाए तो साइकोथेरेपी करने के बारे में या क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में तो एटलीस्ट एक डिग्री है जिसमें हम कह सकते हैं कि अगर आप वो डिग्री करें तो आप अपने आप को एक लगा सकते हैं ओहदा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का। लेकिन सुपरविज़न के लिए अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ कोई डिग्री भी नहीं है कि जिसको सीखने के लिए कुछ बहुत ही रेयर 1-2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोग सुपरविज़न अंडर सुपरविज़न सीखते हैं। उन लोग सुपरविज़न देते हैं एज ए जूनियर कंसल्टेंट, और फिर उनकी सुपरविज़न भी सुपरवाइज होती है उनके सीनियर सुपरवाइज़र से, वो उनकी वॉचफुल आइज़ के अंडर में रहते हैं। उसके अलावा जो लोग साइकोथेरेपी सीख रहे हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी स्किल्स सीख रहे हैं, उसी के बेसिस पे वो अपने आप को सुपरवाइज़र मानना शुरू करते हैं। तो लेकिन देखा जाए तो ये साइकोथेरेपी स्किल्स से बिल्कुल अलग है, सुपरविज़न स्किल्स बिल्कुल डिफरेंट है, और इनको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर हम कह रहे हैं कि अगर ये सीखना ज़रूरी है तो कितना अमाउंट सुपरविज़न का मिलना चाहिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे देश में 2 साल की क्लिनिकल साइकोलॉजी की ट्रेनिंग है जिसको हम मान के चलते हैं, किस बेसिस पे नहीं मालूम, लेकिन हम मान के चलते हैं कि उसके बाद में एक आदमी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाता है, क्वालिफाइड प्रोफेशनल बन जाता है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 2 साल की उसकी ट्रेनिंग सफिशिएंट है उसके लिए।
तो उसी तरह से अगर हम कह रहे हैं कि सुपरविज़न सीखना है तो उसके लिए कितना अमाउंट की ज़रूरत है सुपरविज़न के लिए। तो यहाँ पे हम पैरेलल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं साइकोथेरेपी स्किल्स के साथ में। सुपरविज़न स्किल्स थ्रू आउट लाइफ सीखते रहना पड़ता है। सुपरविज़न थ्रू आउट लाइफ आदमी को लेना पड़ता है। सुपरविज़न में सिंगल सेशन थेरेपीज नहीं चल, जैसे पैरेलल हम कह रहे हैं कि सुपरविज़न प्रोसेस पैरेलल प्रोसेस है थेरेपी प्रोसेस से, लेकिन थेरेपी के अंदर आप सिंगल सेशन थेरेपीज़ की बात कर सकते हैं। सुपरविज़न में आप सिंगल सेशन थेरेपीज़ की सिंगल सेशन सुपरविज़न की बात नहीं कर सकते हैं। थेरेपी में आप ब्रीफ थेरेपीज़ की बात कर सकते हैं। सुपरविज़न में आप ब्रीफ सुपरविज़न की बात नहीं कर सकते हैं। तो उसमें अगर देखा जाए तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसके अंदर में लोगों को सुपरविज़न के अंडर में रहना पड़ता है, रेगुलर सुपरविज़न लेते रहना पड़ता है, सीखते रहना पड़ता है, सुपरविज़न लेना भी और सुपरविज़न देना भी। तो इसके साथ मैं आज की ये डिस्कशन यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी प्रेजेंटेशंस में कुछ सुधार आए। मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मैं कुछ और सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकूँ इनमें सुधार लाने के लिए, जैसा कि मुझे फीडबैक मिली है। तो मैंने एक माइक तो यूज़ करना शुरू किया है। लेट्स सी इस वाली वीडियो में आपको ऑडियो कैसा लगता है, बेटर लगता है कि नहीं लगता है, और उसी हिसाब से मैं अभी तो ट्रेडिशनल वे में एक पावर पॉइंट पे रिकॉर्ड करके इसको अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ बेटर मेथड्स सीखूँ जिससे कि आपको शायद उससे कुछ ज़्यादा अच्छा लगे और कुछ ज़्यादा लर्निंग में हम लोगों की इम्प्रूवमेंट आए। सो लेट अस सी। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, टेक्नोलॉजी को सीखना, प्रेजेंटेशंस को बनाना। सो जो भी टाइम निकल पाए मैं उसमें से निकाल के इसको करने की पूरी कोशिश अपनी तरफ से करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। होप you like it, hope you enjoy it.